हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड पल्लव पांडे में। आज हम बात करेंगे जॉन वॉल्वी के लगाव सिद्धांत के बारे में। आइए चर्चा करते हैं जॉन वॉल्वी का लगाव सिद्धांत। जॉन वॉल्वी एक मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषक थे। इनका मानना था कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और व्यवहार संबंधी समस्याओं का कारण शुरुआती बचपन हो सकता है। जब हम कई युवाओं में कई तरह का जब अवसाद देखते हैं, उनके व्यवहार में कुछ एक विचित्र स्वरूप उसका देखते हैं, उनका कुसमायोजन जब हम देखते हैं, तो उसके पीछे मूल कारण जॉन वॉल्वी के अनुसार बचपन में जो मानसिक और व्यवहार संबंधी जो समस्याएं थी, वही युवावस्था में या बड़े स्तर पर आकर के वह उसका कारण बनती हैं। यानी कि अगर आप को एक सफल और एक सुदृढ़ युवा भविष्य का निर्माण करना चाहें, तो उसका बीज वपन संस्कार स्वरूप बचपन में ही करना होगा। जॉन वॉल्वी का लगाव सिद्धांत ये कहता है कि हम जैविक रूप से एक दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए पूर्व प्रक्रमित हैं। यह मान करके चलें कि यह कहा जाता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिकता के बिना मानव का अस्तित्व नहीं है, और यह हम में पूर्व प्रक्रमित है। यानी कि पूर्व स्वरूप से यह हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता चला आया है। इसलिए बिना सामाजिक स्वरूप के, बिना सामाजिक अस्तित्व के हम लोगों की संकल्पना नहीं हो सकती, या हम लोग अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि यही वह तत्व है जो हमें जीवित रहने में मदद करता है। तो जॉन वॉल्वी का लगाव सिद्धांत, लगाव यानी कि एक दूसरे से हमारा जो जुड़ाव या लगाव होता है, उसके पीछे मूल कारण यह है कि यह हमारी सामाजिकता की भावना है, जो हमें हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। और इसी को बेस बना करके, इसी को संदर्भित करके जॉन वॉल्वी ने अपने अध्ययन की शुरुआत लगाव के प्राथमिक स्वरूप से की कि प्राथमिक स्वरूप लगाव का क्या है, कहाँ से मनुष्य के जीवन में लगाव की शुरुआत होती है। तो आइए हम इसके संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। अभी जो इस बारे में अभी हमने जो चर्चा की, उसमें मूल बात यह निकल करके आई कि जॉन वॉल्वी का यह मत था कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और व्यवहार की संबंधी समस्याएं जो युवावस्था में पाई जाती हैं, उसका जो मूल स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं उसका जो बीज जो है वो बचपन से पड़ जाते हैं। और साथ में ही मनुष्य जो सामाजिकता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और यह सामाजिकता हमारे संस्कार, हमें संस्कार रूप में, पूर्व प्रक्रमित रूप में हमें प्राप्त होती है। अस्तित्व के लिए सहज व्यवहार। वॉल्वी के मत में अजनबियों का डर जीवित रहने का एक तंत्र से अधिक कुछ नहीं है। देखिए, हम एक बच्चा जब अजनबियों को देख करके डरता है, वह वास्तव में उसका पूर्व प्रक्रमित व्यवहार नहीं है। वह व्यवहार बच्चे को संस्कार स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु यह एक तंत्र से विकसित हुआ है। जब एक लगाव सिद्धांत, इसकी हम आगे चर्चा कर रहे हैं, इसकी जो शुरुआत में हम पाएंगे कि बच्चे का जो लगाव है वो अपने पालक से होता है। और पालक कौन? उसकी माता। तो बच्चे में लगाव सिद्धांत की शुरुआत माँ से होती है, और माँ के अतिरिक्त वो अन्य किसी का भी चेहरा देखता है तो उसे असहज स्थिति में वो महसूस करता है। लेकिन यह जो असहज स्थिति होती है, उसको किसी संस्कार स्वरूप प्राप्त नहीं होती। ये एक बाह्य तंत्र का एक स्वरूप है, ना कि उसके संस्कार रूपी सहज व्यवहार का एक रूप है। यह शिशु में जन्मजात होता है, जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में शिशु में होता है। और यह साथ में शिशुओं के जन्म में कुछ जन्मजात व्यवहारों को दिखाने की प्रवृत्ति साथ में होती है, जैसे माता के से संपर्क, उसकी निकटता सुनिश्चित करने में मदद करता है, जिसे आसक्ति का समंक कहते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात देखिएगा, आसक्ति का समंक। एक बच्चा अपनी माँ से जो एक अटैचमेंट जो फील करता है, माँ के आते ही जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, माँ की आवाज़ को सुन करके उसमें जो एक व्यवहारगत परिवर्तन आता है, उसे जॉन वॉल्वी ने आसक्ति का समंक का, समंक शब्द का को हिंदी में, और हिंदी में इसको अगर हम लेकर के आएँ, तद्भव में अगर लेकर के आएँ, तो हिंदी में इसे आंकड़ा कहते हैं, यानी कि डेटा, है ना। एक बात आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वॉल्वी ने जो अपना जो अध्ययन किया है, यह अध्ययन इन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी के रूप में किया है ना। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जो हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी तरह का जो शोध होता है, उस शोध का जो मूल आधार जो होता है वो आंकड़ा होता है, यानी कि डेटा होता है, यानी कि समंक होता है ना। तो इसलिए उन्होंने इसे आसक्ति का समंक कहा है। जब उन्होंने अध्ययन किया, आगे हम चर्चा करेंगे कि इन्होंने जो अध्ययन का आधार इनके क्या था। जब इन्होंने अध्ययन किया, तो अध्ययन में इसे माँ और बच्चे के बीच में जो एक जुड़ाव होता है, उसको इन्होंने आसक्ति का समंक कहा। तो ये बात, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उभर निकल करके आती है कि अजनबियों से डरना बच्चे की एक प्रवृत्ति है, लेकिन यह प्रवृत्ति एक
कोशिकीय संरचना है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। यह संस्कार स्वरूप प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही माँ का जब चेहरा देखता है, माँ से अटैचमेंट उसका रहता है, तो इसलिए वह अन्य किसी को स्वीकार करने में अपने को असहज महसूस करता है। लेकिन माँ से के प्रति उसका जो झुकाव होता है, माँ के प्रति जो इसकी आसक्ति होती है, जिसे हम पालक के प्रति भी आसक्ति कहते हैं, जरूरी नहीं माँ ही हो सकता है कोई आरंभ स्थिति में कोई और गार्जियन या और कोई व्यक्ति जिसने उस बच्चे को संभाला हो, बच्चे के बारे में कोई देखभाल की हो, तो बच्चा उसको पहचानने लगता है। बहरहाल इसे वॉल्वी ने इसे आसक्ति का समंक कहा है। ध्यान रखिएगा कि आसक्ति का समंक क्या है, आसक्ति के समंक की संकल्पना किसने की है, यह महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है। वॉल्वी ने इस परिकल्पना को उठाया। देखिए यहाँ शब्द है परिकल्पना, हमने पहले भी बात की थी कि वॉल्वी का जो या जितने भी जो विचारक जो हुए हैं, उन्होंने अपने जो उनकी जो स्टडी जो थी, उनका जो शोध था, उसको किसी न किसी निर्णय तक पहुंचाने के लिए उसमें इन्होंने समंकों का इस्तेमाल किया। और शोध का जो सबसे प्रमुख पहला जो बिंदु होता है, जिसे अब हाइपोथेसिस कहा जाता है, यानी कि परिकल्पना कहा जाता है, तो उन्होंने ये परिकल्पना का निर्माण किया कि शिशु और माताओं में एक दूसरे के संपर्क में रहने की जैविक आवश्यकता विकसित होती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। यानी कि जो हम आगे इसका अध्ययन कर रहे हैं कि इन्होंने क्यों इस जॉन वॉल्वी को शोध की आवश्यकता पड़ी, लगाव का सिद्धांत उन्होंने क्यों दिया, तो लगाव का सिद्धांत देने के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो की है ना, उसमें जो प्रयोगात्मक अध्ययन जो किया। और एक बात आपको बता देते हैं, कुल मिलाकर 3 प्रकार के रिसर्च होते हैं। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक रिसर्च माना जाता है। क्योंकि ऑथेंटिक इसलिए होता है क्योंकि ये वैज्ञानिक रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज आल्सो नोन एज साइंटिफिक रिसर्च। तो ये वैज्ञानिक शोध जो किया, तो उसके उन्होंने परिकल्पना का जो निर्माण किया, वो परिकल्पना ये थी कि शिशुओं और माताओं दोनों में एक दूसरे में संपर्क में रहने की जैविक आवश्यकता का विकास होता है। यथार्थ में यह वह सुरक्षा तंत्र है जो शिशु को जीवित रहने की अनुमति देता है। देखिए ये तो तय है कि हम सब किसी ना किसी उद्देश्य के लिए इस संसार में हैं, ये तथ्य है। लेकिन शिशु इस संसार में है, उसका क्या उद्देश्य है, ये सोचने वाली विचारणीय बिंदु है। तो इन्होंने यह इसका एक हाइपोथेसिस की प्रकल्पित इन्होंने की कि शिशुओं को पैदा होना और शिशुओं को उसके बाद अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनको माँ से उनका अटैचमेंट जरूरी होता है। यानी कि दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रहना एक जैविक आवश्यकता होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कब और किसने इस बात को परिकल्पना के रूप में, इस बात को अपने शोध में स्वीकार किया कि माता और शिशु दोनों का जो अटैचमेंट है वह एक जैविक आवश्यकता है, और यह वह सुरक्षा तंत्र है जो शिशुओं को जीवित रहने की अनुमति देता है। स्मरण रखिएगा, यह जॉन वॉल्वी ने इसके बारे में शोध की थी। शिशुओं द्वारा सामाजिक मुक्ति के सहज व्यवहार जैसे कि रोना, मुस्कुराना वयस्कों की देखभाल को प्रोत्साहित करता है। देखिए यह आप मान करके चलें कि जब हम किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं, तो अगर कोई स्वागत हमारा गर्मजोशी से करता है, मुस्कुराते हुए करता है, तो हमें अपने अस्तित्व का पता लगता है ना। और कई बार जब हम किसी के घर जाते हैं और वो प्रॉपर हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो हमें कहीं ना कहीं एक ग्लानि, एक हीन भावना महसूस होती है। हमें अपने जो निर्णय है उस पर सोचना पड़ता है कि हमने क्यों इनके घर हम क्यों आए। तो यही बात एक बच्चे के साथ हुई होती है। बच्चा ये मान करके चलें कि हमें इम्पोर्टेंस देता है। वो इम्पोर्टेंस किसको देता है? जो उसका बच्चे का ध्यान रखता है। तो बच्चे का सहज व्यवहार, एक महत्वपूर्ण बात देखिएगा, उसमें कोई बनावटीपन नहीं, बच्चे का सहज व्यवहार होता है। सहज व्यवहार में उसका रोना, उसका मुस्कुराना है ना, अपने पालक को देख करके, अपनी माता को देख करके जो होता है, वही वयस्कों की देखभाल, वयस्क उसकी देखभाल करने के लिए वयस्कों को प्रोत्साहित करता है। अतः देखभाल और जवाबदेही भोजन के बजाय लगाव के निर्धारण का कारक होते हैं। ये कहीं ना कहीं लगाव होता है ना, कि भाई बच्चे का जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करना, वह एक लगाव का हमारा परिचायक है। लगाव क्यों होता है? क्योंकि बच्चा एक सहज व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसका जो देखभाल करता है उसके प्रति। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, बॉल्वी की परिकल्पना है कि भाई माता और शिशु के बीच में जो व्यवहार है उसका मूल कारण क्या है, क्या उन दोनों के निर्धारक तत्व हैं, और क्यों एक दूसरे की आवश्यकता माँ को और बच्चे को पड़ती है। और यही लगाव सिद्धांत का आधार है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जॉन वॉल्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनाथ और बेघर बच्चों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों पर एक रिपोर्ट या पुस्तिका बनाने के लिए कहा था, और यहीं से जॉन वॉल्वी के लगाव सिद्धांत का जन्म हुआ।
क्या कारण था, कहाँ से जॉन वॉल्वी के लगाव सिद्धांत का हम आगाज मानते हैं? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो परिस्थितियाँ बनी उसमें यूनाइटेड नेशंस ने जॉन वॉल्वी को यह एक काम सौंपा कि वो बेघर और अनाथ हो चुके बच्चों की मनोस्थिति का एक अध्ययन करें, उनके द्वारा जो कठिनाइयाँ महसूस की जा रही हैं उसका वो अध्ययन करें, और यहीं से जॉन वॉल्वी का जो लगाव सिद्धांत है उसका आरंभ हुआ। अब ये बात फिर आई कि भाई जब ये कहा गया कि उनको उन बच्चों का के बारे में देखना है जो बेघर जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनकी समस्याओं का जब उनको अध्ययन करना है, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि यह शोध था, रिसर्च था, और जो रिसर्च उन्हें करना था वो यथार्थ पे था, और यही जो आधार बना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। इस सिद्धांत की एक और विशेषता है, यह अंतर विषयक अध्ययन है, इंटरडिसिप्लिनरी। हम इंटरडिसिप्लिनरी शब्द सबसे ज़्यादा कहाँ सुन रहे हैं आजकल? एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 कहता है कि हर विषय एक विषय दूसरे विषय से जुड़ा हुआ होता है। तो यह विषय, इस सिद्धांत का जो आधार है वह अंतर विषयक अध्ययन है, जो कि मनोविज्ञान, विकासवाद और नैतिक सिद्धांत के क्षेत्रों को सम्मिलित करता है। तो यह जॉन वॉल्वी का जो लगाव सिद्धांत है, इसमें इन 3 सिद्धांतों के अतिरिक्त अन्य कई सिद्धांत भी शामिल है। प्रमुख रूप से 3 जो विषय हैं, कौन कौन से? मनोविज्ञान, विकासवाद और नैतिक सिद्धांत। इन 3 सिद्धांतों को इसमें मूल बना करके इस सिद्धांत का को तैयार किया गया है। यह ध्यान रखना है कि यह सिद्धांत अंतर विषयक अध्ययन को मूर्त रूप देता है। तो जॉन वॉल्वी ने क्यों इसको लगाव सिद्धांत को प्रारंभ की, इसका शुरुआत क्यों की, है ना? ये और इसमें अंतर विषयक दृष्टिकोण किस रूप में है, ये हमें इसकी जानकारी रखनी जरूरी है। इसमें कॉन्सेप्ट हमें अपना क्लियर करना है। क्या प्रमुख बिंदु हैं, आइए बात कर लेते हैं तो जॉन वॉल्वी के लगाव सिद्धांत की। एक रास्ता है ना, इसमें देखिए निरस्ता नहीं है, एक रास्ता है, मोनोटोनस नहीं है ना। मोनोटोन एक नकारात्मक होता है, एक रास्ता यानी कि रैपो, एक भावनात्मक जुड़ाव की बात है, सिंक्रोनाइजेशन की बात है। लगाव की एक मुख्य प्रकृति, मुख्य आकृति के साथ बंधन बच्चे की जरूरत है। बच्चा जब अपनी माँ को देखता है तो वो एक उससे एकाकार हो जाता है, उसको रोज वही चेहरा वो स्वीकार करता है, उस चेहरे को, है ना। मौलवी का मानना है कि यह एक प्राथमिक संबंध है जो दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है और गुणात्मक रूप से अलग है। देखिए एक स्थिति, इसमें गुणात्मक शब्द क्यों है आपको जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में गुणों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है ना। भावनाओं का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। तो इसमें भावनाओं के लिए गुणात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है ना, कि बच्चे और माँ के बीच में जो एक समरसता है, एक रसता की जो भावना है, उसका जो मूल कारण, जो मूल आधार जो है, वो एक ऐसा प्राथमिक संबंध है जो भावनात्मक भूमि पर है, जिसका कोई एक मेजरमेंट तय नहीं होता है ना। क्योंकि भावना के लिए अगर एक शब्द, फीलिंग्स के लिए आप एक शब्द अगर कहें तो हम उसे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, है ना। तो इसके लिए इन्होंने ये बात कही कि ये प्राथमिक संबंध है जो दूसरों की तुलना में अधिक व्यापक, अधिक सशक्त है, और यह आमतौर पर माँ के साथ बनाया गया था। बच्चा जो है, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया तो उसमें उन्होंने पाया कि यह जो संबंध जो है वह बच्चा माँ के साथ प्रदर्शित करता है, वो इसको स्पष्ट करता है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें आई उनके रिसर्च में, बच्चा एक तरह से व्यवहार करता है जो देखभाल करने वाले के साथ संपर्क या निकटता का कारण बनता है। बच्चे का जो व्यवहार जो है, देखिए यहाँ बात देखिएगा क्या आया है, देखभाल करने वाला, यहाँ माँ को और व्यापक स्वरूप दिया गया है, क्योंकि यूएन ने इनको क्यों नियुक्त किया गया था, क्योंकि क्या था, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो बेघर और अनाथ हुए जो बच्चे हैं, जिनके पास माँ का साया नहीं है, वो क्या महसूस करते हैं। तो ऐसे कई जो नवजात बच्चे थे जिन्हें माँ का साथ नहीं मिला था, वे बच्चों को भी जो देखभाल करने वाला उनका था, जो गार्जियन जो था, वो भी उनके साथ भी बच्चे संपर्क और निकटता का अनुभव करते थे, क्योंकि बच्चा उस व्यक्ति के साथ जो उसका भले जैविक माता है, जैविक पिता नहीं है, लेकिन अभिभावक की भूमिका में है, लेकिन बच्चे को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चा उससे इस तरह से व्यवहार करता था कि वह उससे और निकट या और संपर्क का अनुभव करता था। तो यह जॉन वॉल्वी के सिद्धांत के प्रमुख मुख्य बिंदुओं की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जब बच्चा अधिक उत्साह का अनुभव करता है तो देखभाल करने वाले की ओर इशारा करता है,
है ना, जब वो अधिक उत्साह जो होता है, जब बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है ना, आपने देखा होगा जब बच्चे के पास माँ आती है तो माँ की आवाज़ सुन करके ही बच्चा मूवमेंट करने लग जाता है, हाथ पैर पटकने लग जाता है, तेज़ी से उसकी तरफ लपकने लग जाता है ना। भले ही उसका जैविक स्वरूप उतना एक्टिव नहीं होता है, उसको जाने के लिए लेकिन वो अपनी तरफ से प्रयास पूरा करता है। रोना, मुस्कुराना, हरकत करना, यह संकेत व्यवहारों के उदाहरण है। बच्चा माँ को देखते ही कहीं आवाज़ सुनेगा या उसकी कोई बेसिक नीड जिसकी उसको ज़रूरत होगी तो उसको जैसे ही वो होगा तो वह रोने लग जाएगा और माँ को पता लग जाएगा, है ना। मुस्कुराने लगता है वो परिचित चेहरा देख करके और मूवमेंट करने लग जाता है। सहज रूप से देखभाल करता, बातचीत के पारस्परिक पैटर्न का निर्माण करके बच्चे के देखभाल में उनके व्यवहार का जवाब देते हैं। मेरे ख्याल से मेरी शब्द सीमा यहाँ समाप्त हो रही है। आप खुद सोचिए कि एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे को किस तरह से दुलारती है, किस तरह से दुलारती है। सोचें, आप महसूस करें। मुझे कहने की मैं इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। आप खुद महसूस करें कि जब एक माँ और एक बच्चा आपस में वार्तालाप करते हैं, यह संवाद ऐसा होता है साथियों जिससे या बच्चा समझता है या माँ समझती है। यह एक व्यापक स्वरूप है मातृत्व का। यह एक ऐसा व्यापक स्वरूप है जिसमें भौतिक जगत समाप्त होता है और वैश्विक जगत अपना अस्तित्व खो बैठता है। यह एक ऐसा भूमंडलीकृत और से आगे एक ऐसा स्वरूप है जिसके आगे शायद विश्व की सारी प्रकृति नतमस्तक होती है। तो यह एक रूप होता है जब माँ अपने बच्चे के साथ संवाद स्थापित करती है, बच्चे को पुचकारती है, बच्चे को लाड लड़ाती है, बच्चे को दुलारती है। तो यह वह स्वरूप है जिससे बच्चा और अधिक उत्साह का अनुभव करता है और माँ ही बच्चे के संवाद को समझती है और बच्चा माँ की आवाज़ को समझता है, बच्चा माँ की मूवमेंट को समझता है। तो यह है जॉन वॉल्वी का एक स्वरूप, जॉन वॉल्वी द्वारा दिया गया एक स्वरूप कि किस तरह से बच्चा अपने व्यवहार से माँ से अटैचमेंट को प्रदर्शित करता है। और यहाँ एक बात, हालांकि यह विश्लेषण की बात नहीं है इस क्रम में, लेकिन यह बात हमें कई सोशल मीडिया में हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक बच्चे को माँ उसको बहुत पहले से जानती है, वो संसार में आता है उससे पहले 9 महीने पहले से माँ बच्चे को पहचानती है। तो यह बच्चा और माँ का लगाव सिद्धांत है जिसे जब वो जन्म लेता है उसके बाद माँ से वह अपना और अटैचमेंट फील करता है, महसूस करता है। अनिवार्य रूप से वॉल्वी ने एक सुझाव दिया, एक शब्द इसमें देखिएगा, मोनोट्रॉपी। एक महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा, मोनोट्रॉपी, है ना। मोनोट्रॉपी क्या है? मोनोट्रॉपी का अवधारणा है जो शिशुओं में मुख्य रूप से एक ही देखभाल करने वाले के लगाव के समंक को संलग्न करने की जन्मजात क्षमता होती है। मोनोट्रॉपी, बहुत ध्यान रखिएगा इस शब्द को, जो हमने आगे समरसता, एक रस्ता की बात की है, उसके लिए मोनोट्रॉपी शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छे प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि मोनोट्रॉपी क्या है, मोनोट्रॉपी क्यों प्रयुक्त होती है, मोनोट्रॉपी की परिभाषा क्या है। जब एक शिशु अपने पालक को या देखभाल करने वाले के प्रति जो एक लगाव का प्रदर्शन करता है, और यह लगाव प्रदर्शन करना उसकी जन्मजात क्षमता होती है, जो एक डेटा एनालिसिस से उन्होंने स्पष्ट किया, समंक शब्द का प्रयोग किया गया है। डेटा एनालिसिस द्वारा जो प्रयुक्त की गई यह एक ऐसी जन्मजात क्षमता है जिसे मोनोट्रॉपी कहा गया है, जिसे हिंदी में अनुलग्नक का सिद्धांत कहते हैं। यह अनुलग्नक के सिद्धांत का एक घटक है। मोनोट्रॉपी एक वैचारिक लगाव है जो एकल प्राथमिक देखभालकर्ता के साथ घनिष्ठ और महत्वपूर्ण संबंधन द्वारा गठित होता है। यह एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। एक बच्चा, माँ या, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियाँ हैं, तो बच्चा या देखभाल करने वाले के साथ एक बच्चे का जो रेपो होता है, एक घनिष्ठ जुड़ाव जो होता है, उसको स्पष्ट करने के लिए यह प्रयुक्त होने वाला संदर्भ है जिसे मोनोट्रॉपी नाम दिया गया है। ये याद रखिएगा, बॉल्वी द्वारा सुझाया गया एक महत्वपूर्ण नाम है जिसे मोनोट्रॉपी कहा जाता है। मोनोट्रॉपी की अवधारणा किसने दी, मोनोट्रॉपी का क्या अर्थ है, मोनोट्रॉपी को और किस नाम से जाना जाता है, और मोनोट्रॉपी किन किन दो संदर्भों या किन किन दो व्यक्तियों के बीच में आपसी संबंधों को स्पष्ट करती है। एक महत्वपूर्ण बात है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको एनालिसिस कर लीजिएगा। अनुलग्नक सिद्धांत यानी कि मोनोट्रॉपी थियरी का अर्थ था, यदि मातृ बंधन की शुरुआत नहीं हुई या टूट गई है तो इसके गंभीर नकारात्मक परिणाम होंगे। देखिए क्यों, क्योंकि यह बात उन्होंने क्यों कही, क्योंकि यूएन ने उनको नियुक्त किया था एक ऐसी परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जितने भी अनाथ और बेघर बच्चे थे उनको स्टडी करने के लिए। तो उन्होंने स्टडी में निष्कर्ष निकाला कि यदि अनुलग्नक सिद्धांत नहीं होता है, बच्चे का जुड़ाव अपनी माता या अपने देखभाल करने वाला पालक जो है उसके प्रति नहीं होता है, तो इसके गंभीर परिणाम होते हैं, नकारात्मक परिणाम होते हैं। कब होंगे नकारात्मक परिणाम?
जब वो युवा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसके बाद जो समस्याएं जो उसके सामने होंगी और समाज के सामने वो बच्चा प्रस्तुत करेगा, वो व्यक्ति प्रस्तुत करेगा, उसका जो मूल जो है वह उसके बालपन में छुपा हुआ है। संभवतः स्नेह बिना मनोरोगी सहित, यानी कि एक ऐसा युवा हमारे सामने होगा जो स्नेह बना बिना वाला मनोरोगी के रूप में समाज में जाएगा। बॉल्वी ने मोनोट्रोपी के सिद्धांत को मात्र अभाव में अपनी परिकल्पना के रूप में परिणित किया। इन्होंने जो हाइपोथेसिस जो बनाई थी, जो परिकल्पना जो इन्होंने बनाई थी, वो उसे मात्र अभाव के रूप में इन्होंने दिया। ये मात्र शब्द को इन्होंने व्यापकता दी, यानी कि वह व्यक्ति, हर व्यक्ति जो किसी बच्चे की देखभाल करता है, बालपन में बच्चे के अस्तित्व को संभालने में जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है, उसको इन्होंने, और वो अगर वो बच्चा और वो व्यक्ति उसके सामने हमेशा नहीं रहता है तो उसे उन्होंने मात्र अभाव का सिद्धांत अपनी परिकल्पना में दिया। महत्वपूर्ण बात है कि अनुलग्नक का सिद्धांत क्या है, मोनोट्रॉफी का सिद्धांत क्या है, और मात्र अभाव की परिकल्पना क्या है, मात्र अभाव की परिकल्पना किसने दी थी। यह एक महत्वपूर्ण संदर्भ है वॉल्वी द्वारा दिए गए लगाव के सिद्धांत का। और अनुलग्नक सिद्धांत अगर नहीं होता है तो अनुलग्नक, अगर मोनोट्रॉफी बच्चे को प्राप्त नहीं होती है तो इसका ड्रॉबैक क्या होता है, यानी कि स्नेह रहित मनोरोगी की जो संकल्पना है वो क्या है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, ये इस पर ध्यान रखिएगा अपने संदर्भ में। एक बच्चे को जीवन के पहले वर्ष के दौरान सबसे महत्वपूर्ण लगाव के आंकड़े, यानी कि लगाव के समंक की निरंतर देखभाल प्राप्त होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात देखिएगा, जीवन का जो पहला वर्ष जो है, जीवन के आरंभिक वर्षों में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए एक बात है जो हम यहाँ बहुत पारिवारिक रूप से आपसे चर्चा कर रहे हैं, कोई व्यापक स्वरूप तो है ही इसका, लेकिन बिल्कुल घर के रूप में एक बात कही जाती है मुहावरे, एक लोकोक्ति के रूप में, कि बच्चे की माँ नहीं मरनी चाहिए, है ना, और बुजुर्ग की धर्मपत्नी नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही अवस्थाएं ऐसी होती हैं साथियों जिसमें सबसे ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो बच्चे के जीवन का जो आरंभिक वर्ष है उसमें सबसे महत्वपूर्ण लगाव का आंकड़ा होना चाहिए, यानी कि अनुलग्नक जो है, जो मोनोट्रॉपिकल जो कॉन्सेप्ट है वह बच्चे के साथ होना चाहिए, अन्यथा बच्चा आने वाले समय में दिशाहीन युवक के रूप में, मनोरोगी के रूप में समाज में जाएगा। वॉल्वी के अनुसार मातृत्व के 2.5 से 3 साल की अगर देरी होती है तो मातृत्व शून्य हो जाएगा। यदि 2.5 से 3 साल के उपरांत अगर किसी बच्चे को केयर टेकर मिलता है तो वह केयर टेकर को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है साथियों। क्यों? क्योंकि वो जीवन का जो महत्वपूर्ण जो समय है जब उसे केयर टेकर की आवश्यकता थी, वह केयर टेकर उस बच्चे को प्राप्त नहीं हुआ, तो वह उसके जो 3 साल उसके जीवन के जो महत्वपूर्ण साल थे वह समाप्त हो चुके हैं। और उसके बाद वह संभवतया सामान्य परिस्थितियों में वो बच्चा जो उन्होंने अपने स्टडी में पाया, बच्चा स्वीकार नहीं करता है और कहीं ना कहीं उसमें मनोरोग की शुरुआत हो जाती है। अगर 12 महीने तक की देरी हो जाती है तो बच्चे की महत्वपूर्ण अवधि की कमी का अनुभव होगा। अगर 1 साल की भी देरी बच्चे की जो अनुलग्नक में होती है, यानी मोनोट्रॉपिकल, यानी कि माँ या देखभाल करता के लिए उसको उपलब्ध देखभाल करता अगर नहीं होता है तो भी उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण समय बीत चुका होता है। यानी कि बच्चे के जीवन का प्रथम वर्ष एक महत्वपूर्ण पल है जब उसे माँ की अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और 1 से लेकर 3 साल के भीतर उसे केयर टेकर या माँ का अस्तित्व उस बच्चे के लिए आवश्यक है। तभी वह लगाव सिद्धांत का उसमें जन्म होगा, और जन्म जब उसके लगाव सिद्धांत का जो बीज वपन होगा, संस्कार होगा, तभी वो भविष्य में आगे जा कर के अन्य लोगों से, अन्य व्यक्तियों से, परिस्थितियों से लगाव करना सीखेगा। यानी कि जीवन के प्रथम 3 वर्ष लगाव सिद्धांत का बीज वपन काल है। यह स्पष्ट रखिएगा, यह स्पष्ट कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दे रखा है। जीवन का प्रथम वर्ष अत्यधिक आवश्यक मात्र लगाव के लिए, और जीवन के प्रथम से लेकर 3 वर्ष उसके जीवन का एक मार्गदर्शक भूमिका में लगाव सिद्धांत के रूप में होते हैं। यह लगाव सिद्धांत अटैचमेंट का जो डेटा है 2 साल की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान टूट या बाधित जाए तो इससे मात्र अभाव का परिवर्तन का दीर्घकालीन परिणाम भुगतना होता है। बात यही समझ स्पष्ट रखिएगा। यदि जीवन के 2 वर्ष में यह अगर मिल भी गया और अगर वो टूट गया, वह जो लगाव का सिद्धांत जो है, लगाव जो है माँ के साथ या अपनी देखभाल करने के वाले के साथ, अगर यह ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो यह मात्र अभाव का सिद्धांत होगा। मात्र अभाव अपरिवर्तनीय होगा और इसके दीर्घकालीन दुष्परिणाम भुगतने होंगे किसको? बालक को और उसके बाद समाज को। और यह जोखिम कब तक जारी रहेगा? 5 वर्ष की आयु तक।
यानी कि 5 वर्ष की आयु तक मातृ अभाव होना बच्चे के लिए पहले से 3 वर्ष तो तय है, लेकिन अगर 5 वर्ष तक भी उसको ये ड्रॉप मिलता है, अगर ये बच्चे को कोई केयर टेकर प्रॉपर नहीं मिलता है, तो वह जीवन में कभी भी लगाव की स्थिति में नहीं होगा, यानी कि वो किसी से भी अटैचमेंट महसूस नहीं करेगा। और अटैचमेंट महसूस नहीं करना यानी कि आइसोलेटेड रहना, अलग रहना, उदास रहना और कहीं ना कहीं असामाजिक गतिविधियों की तरफ जाना। शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि कुसमायोजित बच्चा क्या है, वो क्यों कुसमायोजित होता है, क्यों बच्चा जो या जो कालांतर में जो युवा जो है वो असामाजिक तत्वों की तरफ, असामाजिक कार्यों की तरफ उन्मुख होता है। उसका मूल आधार यह है कि उसमें लगाव, जो महत्वपूर्ण संस्कार है, उसका अभाव होता है। और लगाव एक ऐसा संस्कार है जो बच्चे में जन्मजात होता है, लेकिन समाज द्वारा उसे दिया जाता है। उसे देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन यह देखभाल उसे समाज द्वारा, माँ द्वारा और उसके देखभालकर्ता द्वारा प्रदान की जानी आवश्यक होती है। यह मातृ अभाव की जो हाइपोथेसिस है, मातृ अभाव की जो परिकल्पना है, इसकी धारणा यह है कि प्राथमिक बंधन की निरंतर रुकावट उस बच्चे के लिए दीर्घकालिक संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक कठिनाइयों का कारण बन सकती है। क्या है मातृ अभाव की परिकल्पना? सबसे महत्वपूर्ण बात। और मातृ अभाव अगर बच्चे को होता है, या मातृ शब्द की व्यापकता है ना, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यह जो अध्ययन है उसकी संकल्पना क्या है? बच्चे को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों की स्थिति का अध्ययन करना। तो यहाँ पे मातृ शब्द व्यापकता है, समाज में जो केयर टेकर है उसकी इसमें भूमिका, अभिभावक की भूमिका, देखभाल करने वाले की भूमिका। तो अगर बच्चे को मातृ अभाव मिलता है, बच्चे को देखभाल करने वाला नहीं मिलता है, या उसका लगाव विकसित किसी व्यक्ति के प्रति बच्चे का नहीं होता है, तो उसका बच्चे के जीवन में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। और इसका प्रभाव दीर्घकालिक संज्ञानात्मक होता है ना, कॉग्निटिव होता है, सोशल होता है और इमोशनल होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत व्यापक संकल्पना है साथियों कि क्यों बच्चे में लगाव होना चाहिए, क्यों बच्चे लगाव। और फिर हम बात को आपको क्लियर कर रहे हैं, ये आपको ये यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ताकि बच्चा जब विद्यालय में आपके पास आए तो आप भी उसको लगाव सिद्धांत का जो बीज वपन उसके अंदर है उसको आप परिपोषित एवं पृष्ठपोषित करने का कार्य करें, फीडबैक देने का कार्य करें, ताकि बच्चा विद्यालय से जुड़े। और जब बच्चा विद्यालय से जुड़ेगा तो समाज से भी उसमें जुड़ना शुरू होगा। इसके निहितार्थ बहुत बड़े हो सकते हैं। जो बच्चे में जो इस तरह का जो दीर्घकालिक संज्ञानात्मक और सामाजिक और भावनात्मक कठिनाइयाँ जो हैं वो समाज के लिए अत्यधिक घातक हो सकती हैं। यह एक महत्वपूर्ण परिकल्पना है, महत्वपूर्ण संकल्पना है जॉन वॉल्वी के विचारों का। और महत्वपूर्ण इसमें बात है मातृभाव की परिकल्पना क्या है, मातृभाव की परिकल्पना किसने दी, इसका व्यापक स्वरूप क्या हो सकता है, यह एक विश्लेषण के बिंदु हैं। अनुलग्नक से अल्प अवधि अलगाव पीड़ादायक होती है ना। ये तो तय बात है कि जो हमारी भी ये स्थिति यह होती है, जबकि हम इस अवस्था में फिर भी हमारी ये स्थिति है कि हम अपने अपनों से जो विछोह जो होता है वो हम एक बार तुरंत उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए तो यह और व्यापक स्वरूप में होता है ना। तो अल्प अवधि के में जो अलगाव जो होता है, जब बच्चे के पास माँ नहीं होती है, उसका देखभाल करने वाला नहीं होता है, तो ये पीड़ादायक होता है। लेकिन वॉल्वी ने अपने साथी रॉबर्टसन के साथ मिलकर पाया कि यह अलगाव की जो पीड़ा है वो 3 प्रगतिशील चरणों में गुजरती है। देखिए, अलगाव की पीड़ा के 3 प्रगतिशील चरण। यह अलगाव की पीड़ा शब्द क्यों आया है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनाथ और बेघर बच्चों के लिए है ना। तो यहाँ पर अलगाव की पीड़ा के जो है वो 3 प्रगतिशील चरणों से होकर के गुजरती है। देखिए, बड़ा एक एनालिसिस देखिएगा। पहला है विरोध, दूसरा है निराशा जिसे हताशा भी कहा जाता है, और तीसरा है वैराग्य, है ना। क्योंकि बच्चा, आइए चर्चा ही कर लेते हैं। क्योंकि विरोध कब होता है? जब लगाव का संबंध खत्म हो जाता है, यानी कि जब इंस्टेंट जो जिसके प्रति लगाव है वह डेटा, वह पर्सन, फिर मैं कहूँगा यहाँ पे क्योंकि ये रिसर्च है तो इसमें आंकड़ा शब्द, डेटा शब्द का प्रयोग, समंग शब्द का प्रयोग किया गया। तो वह चरण जब समाप्त हो जाता है, वो व्यक्ति जो उसके सामने जो समाप्त हो जाता है, तो क्या होता है? बच्चा रोता है, बच्चा चिल्लाता है, गुस्से में विरोध करता है और उसे छोड़ने से रोकने के लिए पकड़ बनाने की कोशिश करता है। जब सामान्य रूप में हमने घर में देखा है, जब बच्चा जो माँ उसके जब दूर जाती है तो आपने देखा है कि वो क्या करता है बच्चा,
है ना। बच्चा माँ को अपने से दूर नहीं जाने देता, उससे चिल्लाता है, उसको पकड़ता है ना। जैसी ज़्यादा देर हो जाती है तो फिर उसको अपनी उसके बच्चे उसकी कमी जो होता है वो महसूस करने लग जाता है, तो वो विरोध है। यानी कि ऐसी स्थिति में बच्चे द्वारा जो अपना जो अनुलग्नक से दूरी जो है उससे वो जब महसूस करता है तो वो विरोध प्रदर्शित करता है, यानी कि अपने पास उसको बुलाने के लिए वो सारे के सारे प्रयास करता है। ध्यान रखिएगा, रॉबर्टसन के साथ मिलकर के अलगाव की पीड़ा शब्द जो उन्होंने कहा है वह 3 चरणों में गुजरती है। पहला चरण है विरोध, दूसरा चरण है निराशा, जिसे हताशा भी हम कह सकते हैं, है ना। एक स्थिति ऐसी आती है, देखिए विरोध शब्द अपने तक ठीक है, ये विरोध शब्द इट्स ओके। क्यों ठीक है, क्योंकि ये सब हर बच्चे में पाया जाता है, जो घर में भी है वो बच्चा भी विरोध करता है। लेकिन इसका अगला चरण जो है वह हताशा है। क्यों? क्योंकि यह बेघर और अनाथ बच्चों से संबंधित है। तो जब एक लंबे समय तक जो उसका अनुलग्नक जो है वह उसके सामने नहीं आता है, या जो उसका लगाव जिससे है वह नहीं आता है, तो उसका बच्चा जो है वो विरोध बंद कर देता है ना। उसको लगता है भाई अब तो ये मेरे पास वो व्यक्ति मेरे सामने नहीं आ पाएगा, कहीं ना कहीं वो छद्म समझौता कर लेता है और वह शांत हो जाता है, लेकिन परेशान अभी भी रहता है। वो बाहर एक्सटर्नल मूवमेंट शो करना बंद कर देता है, लेकिन वो परेशान जरूर रहता है। और बच्चा दूसरों को आराम देने की कोशिश करने से इनकार करता है, या अगर दूसरा उसको स्वीकार करता है, दूसरा उसको अटैचमेंट उससे करता है, तो उस बच्चे वो उसको स्वीकार नहीं करता है और उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और किसी भी चीज़ के लिए उदासीन रहने लग जाता है। ये घातक शुरुआत हो जाती है ना। जब वह लगाव का बिंदु उसके सामने से चला जाता है तो वह पहले तो विरोध प्रदर्शित करता है, उसके बाद उसमें निराशा या हताशा उसमें होने लगती है। वो दूसरे को केयर टेकर को स्वीकार नहीं करता है, हालांकि वो शांत जाता है, बाहर वो विरोध प्रदर्शन करना बंद कर देता है, लेकिन वह परेशान रहने लगता है और उसमें किसी भी चीज़ के प्रति उदासीनता विकसित होने लगती है। अब आया महत्वपूर्ण बात, वैराग्य। अगर यह अलगाव जारी रहता है, अगर इसके लिए मनोचिकित्सकीय कार्य नहीं किया जाता है, मनोविश्लेषणात्मक उसमें निष्कर्ष अगर नहीं निकाला जाता है, उसका उपचार नहीं किया जाता है, तो यह अलगाव जारी रहता है और बच्चा फिर से अन्य लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों से सब उसको एडजस्टमेंट तो कहीं ना कहीं करना ही है ना। वो परिस्थितियों से एडजस्टमेंट करने लग जाता है, समायोजन करने लग जाता है, लेकिन उसकी वापसी देखभाल करने वाले को अस्वीकार करने लग जाती है और वह क्रोध के मजबूत लक्षण को प्रदर्शित करने लगता है। अब वो स्थिति ये हो जाती है कि वह इजीली किसी को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होता है और वो किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करता है और वह क्रोध ही उसमें स्वरूप में उभर करके सामने आता है। और यह वैराग्य यानी कि असामाजिकता, देखिए असामाजिकता की परिभाषा क्या है? जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है वह असामाजिक है ना। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है, वैराग्य। ये एक व्यापक संकल्पना है साथियों, जो आज जो ग्लोबल टेररिज्म की एक बात जो की जाती है, वैश्विक आतंकवाद की जो बात की जाती है, वह इस तीसरे चरण में जाकर के समाप्त होती है, वैराग्य, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना है यह कि हम जब कक्ष शिक्षण जब हम करते हैं तो किसी भी रूप से कोई भी जो बच्चा है वह इन तीनों चरणों में से एक भी चरण में हमारे लिए ना हो, यानी कि हम अपनी स्थिति इतनी मजबूत रखें एक शिक्षक के रूप में कि बच्चा ना तो प्रथम तक पहुँचे। अगर वो प्रथम तक ही नहीं पहुँचेगा, विरोध तक ही नहीं पहुँचेगा, हम विरोध तक पहुंचने से पहले ही उस तक अपनी पहुंच सुनिश्चित बनाएंगे, तो यह मान करके चलिए कि वैराग्य तक जाने में उसको वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसी स्थिति में से शिक्षक ने उस बच्चे को निकाल लिया तो ये मान करके चलें कि इस समाज के लिए सबसे बड़ी सेवा शिक्षक द्वारा होगी और वह बच्चा असामाजिक होने से बच जाएगा। अपने प्रारंभिक देखभाल करने वाले के साथ बच्चे का लगाव संबंध आंतरिक कार्य मॉडल विकास की ओर जाता है। क्या है आंतरिक कार्य मॉडल? यह एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, संज्ञानात्मक ढांचा है, जिसमें दुनिया, स्वयं और अन्य को समझने के लिए मानसिक प्रतिनिधित्व शामिल होता है। देखिए, अगर हम दुनिया को समझना चाहते हैं तो हम घर से शुरुआत करते हैं, है ना। एक कोट भी है कि अगर आप मंदिर में दिया जलाएं तो उससे पहले घर में दिया जलाया जाता है, यानी कि संस्कारों की और बाहरी संबंधों की जो शुरुआत है वह घर से होती है। यह एक ऐसा संज्ञानात्मक ढांचा जो होता है, जो एक आंतरिक कार्य मॉडल के रूप में होता है। क्योंकि बच्चे में भाई बच्चा जीवन भर तो घर के अंदर नहीं रहेगा,
उसको लगाव तो घर से बाहर भी विकसित करना पड़ेगा, लेकिन लगाव विकसित करने के जो संस्कार हैं वो घर से उसमें होंगे, शुरुआत होंगे। एक व्यक्ति की बातचीत उसके आंतरिक मॉडल की यादों, अपेक्षाओं द्वारा निर्देशित होती है। जब हम किसी से बात करते हैं, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा समाज में कई लोग, कई वयस्कों को आपने देखा होगा जो बुजुर्गों से उदंडता से बात करते हैं, देखा होगा आपने, है ना। उसके पीछे कारण क्या है? उनके मन में कहीं ना कहीं बुजुर्गों के प्रति लगाव व्यक्तिगत जीवन में नहीं है। ऑन द अदर हैंड, कई बार हमने देखा है कि कई लोग, अधिकतर लोग बुजुर्गों के प्रति, महिलाओं के प्रति, है ना, बच्चों के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनसे काफ़ी नम्रता से बात करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? आंतरिक मॉडल की यादें और उनकी अपेक्षाएं। यानी कि जब वो बुजुर्गों से बात करते हैं तो उनको लगता है कि वे घर के किसी बुजुर्ग से बात कर रहे हैं, और यह लगाव सिद्धांत है साथियों। यह लगाव सिद्धांत का मूल है कि जब हम किसी से बात करते हैं सामाजिक जीवन में जब हम बात करते हैं तो वह बात हम अपने जीवन के, व्यक्तिगत जीवन के जुड़े हुए पहलुओं को ले जा करके करते हैं। उसे मूर्त स्वरूप हम लोग देखते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं एक अब विचार के रूप में, भावना के रूप में दूसरों के साथ संपर्क का आकलन करने के लिए प्रभाव और मदद करती। जब भी हम दूसरों के साथ अपने संपर्क का निर्माण करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी व्यक्तिगत बातें, व्यक्तिगत विचार, हमारे व्यक्तिगत संस्कार और सबसे व्यापक रूप से हमारे लगाव उसमें जुड़े हुए रहते हैं। और यही वह ऐसी बात है जिसके कारण हमारा जो आंतरिक कार्य मॉडल जो है, हमारा आंतरिक स्वरूप जो है, वो बाह्य जीवन से जुड़ता है, सामाजिक जीवन से जुड़ता है। 3 साल तक आंतरिक मॉडल एक बच्चे के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात देखिएगा, हमने पहले चर्चा कर रखी है। अगर 3 साल तक बच्चे को लगाव नहीं मिलता है तो उससे क्या होता है? बच्चे का जीवन व्यर्थ हो जाता है। बच्चे के जीवन में लगाव का शमन हो जाता है और वह बच्चा असामाजिकता की ओर जाता है। तो आंतरिक मॉडल में बच्चा के व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग 3 साल तक विकसित हो जाता है। इसलिए दुनिया की उसकी समझ, दूसरों के साथ भविष्य और बातचीत को प्रभावित करता है। कई बार आपने देखा होगा कई बच्चे भी उदंडता से बात करते हैं, तो उसके पीछे कारण यही होता है कि उन्हें घर में ही लगाव नहीं मिला है, और यह लगाव नहीं मिलना ही अलगाव का आधार बनता है। और यही बच्चा जब आपके पास आता है तो एक शिक्षक के रूप में या आपकी भूमिका होती है कि आप उसमें लगाव सिद्धांत जो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं छुपा हुआ है उसको मूल स्वरूप में लाएं। तभी यह इस अवस्था में आकर के शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपको वॉल्वी का अध्ययन करवाया जा रहा है। वॉल्वी के मत में मुख्य कार्यवाहक आंतरिक कार्य मॉडल के माध्यम से भविष्य के रिश्तों के लिए प्रोटोटाइप यानी नमूना क्या विकसित होता है। देखिए, हमने जैसे पहले वाली स्लाइड में जिसकी चर्चा की, हम जब किसी से बात करते हैं उसका शुरुआत कहाँ से है? परिवार से, है ना। परिवार में जब हमें संस्कार मिलते हैं, जब लगाव हमें मिलता है अपने माँ से, अपने पिताजी से, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से, तो आप ये मान करके चलिए कि यह लगाव, शिष्टाचार, भावना, सेंटिमेंट्स, ये सारे के सारे एक प्रोटोटाइप हैं, यानी कि एक आरंभिक स्वरूप है, एक नमूना है ना, एक स्पेसिमेन है जो हमें प्रदर्शित करता है, हमें संस्कारित करता है कि बाहरी दुनिया से हमें किस तरह से जुड़ना है। और यह बाहरी दुनिया से जुड़ाव के जो संस्कार हैं, इसकी जो शुरुआत है वो 3 साल तक के व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा के रूप में सामने आ जाती है। यानी कि बच्चे को 3 साल तक आप समाज में लगाव सिद्धांत के लिए तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका 3 साल उसके जीवन का होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वॉल्वी के अनुसार ये ध्यान रखने वाली बात है। आइए बात कर लेते हैं आंतरिक कार्य मॉडल, जिसके बारे में हम संज्ञानात्मक संदर्भ में भी चर्चा कर रहे थे। इसकी 3 मुख्य विशेषताएं। पहला है भरोसेमंद के रूप में दूसरा एक मॉडल, और स्वयं के रूप में मूल्यवान, और स्वयं का एक मॉडल जो दूसरे के साथ बातचीत के समय प्रभावित होता है। 3 इसके एक प्रमुख रूप हैं, है ना। सबसे पहले हम दूसरे को स्वीकार करते हैं, भरोसा करते हैं, है ना। जब हम घर में भरोसे की शुरुआत जब करते हैं, है ना, हम किसी पे विश्वास करते हैं, वही लगाव सिद्धांत का आधार है ना। जब हम सोचिए इस बात को, जब हम कहीं जाते हैं और किसी से अनजान जगह जाकर के कहीं जाने का रास्ता पूछते हैं और वो रास्ता हमें बता देता है और हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो यह भरोसा है जो हमें हमारे पारिवारिक जीवन से लगाव के रूप में, भरोसा लगाव है साथियों, है ना। और यह लगाव पारिवारिक जीवन से शुरू होता है। स्वयं के रूप में मूल्य, वैल्यू डेवलप करना, जब हमसे कोई मदद मांगता है और जब हम उसकी मदद करते हैं तो हम ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि यह हमारे क्या काम आएगा। यानी कि जो ह्यूमैनिटी है, यह लगाव है,
या एक दूसरे से जो लगाव की जो शुरुआत जो पारिवारिक जीवन से जो होती है। सोचिए बड़ा व्यापक स्वरूप है साथियों, कि एक बच्चा है ना, जब एक माँ एक बच्चे की जब देखभाल करती है या एक केयर टेकर बच्चे की देखभाल करता है, उसका क्या उद्देश्य होता है? माँ का क्या उद्देश्य है बच्चे की देखभाल करने का? सोचिए, कोई उद्देश्य नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि मैं, ये मेरा कर्तव्य है। तो जब आप किसी दूसरे की मदद करते हैं एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज में जा कर के, तो यह कहीं ना कहीं यह आपकी तरफ से मूल्य, आपका जो मूल्य जो है, आपको एक मूल्य वैल्यू जो है समाज ने परिवार ने प्रदान की वो है। और तीसरा, स्वयं का एक मॉडल जो दूसरे के साथ बातचीत करते हुए स्थायी रूप से समाहित होता है। यानी कि जब हम दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो एक मॉडल के रूप में करते हैं, जिसका हमने पहले भी चर्चा की थी कि हम किसी को बात करते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसे हम अपना छोटा भाई समझते हैं, उसे हम माता पिता स्वरूप समझते हैं, परिवार के बुजुर्ग की तरह समझते हैं, छोटे बच्चे की तरह समझते हैं। ये कहीं ना कहीं समाज के वो वैल्यूज़ हैं जो हमें समाज को देने के लिए, वो मूल्य हैं जो हमें परिवार के लगाव सिद्धांत के द्वारा प्राप्त हुए हैं। यह मानसिक प्रतिनिधित्व भविष्य के सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। ये मानसिक प्रतिनिधित्व इसमें विकसित होता है। देखिए, संज्ञानात्मकता जो मानसिक प्रतिनिधित्व है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, उसकी जो शुरुआत जो है लगाव सिद्धांत जो है, महत्वपूर्ण बात है साथियों। पियाजे ब्रूनर, इनका जो संज्ञानात्मक की संकल्पना जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, इसका मूल जो है वो परिवार के लगाव सिद्धांत से है, जो कि बच्चे के आंतरिक कार्य मॉडल के रूप में, सामान्य रूप में दूसरों के प्रति उसकी ग्रहणशीलता का मार्गदर्शन करता है। कि जब वो बाहर जा कर के, जब परिवार से बाहर जा कर के, जब वह अन्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है और परिवार को व्यापक स्वरूप दे करके जो समाज का जो अंग जब वह बनता है, वो दूसरों को जब वो ग्रहण करता है, ग्रहण करना यानी कि अलगाव नहीं, लगाव का पोषक है। तो लगाव सिद्धांत जो है वह, उसका जो मूल जो धारणा है वो परिवार से ही उस बच्चे को मिली है, जो कालांतर में जा कर के समाज में सामाजिकता का स्वरूप बन करके सामने आती है। तो आंतरिक कार्य मॉडल, संज्ञानात्मक विकास जो उसे समाज से जोड़ता है, जो परिवार को व्यापकता प्रदान करता है, इसके 3 पृथक पृथक स्वरूप हैं जिनकी हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। शुभकामनाओं के साथ।